यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कॉलेज की छत पर खड़ी होती है और बहुत परेशान दिख रही होती है। उसके कानों में चमगादड़ की आवाजें गूंज रही होती हैं, जो उसे इतना डरा देती हैं कि अगले ही पल वो छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। लेकिन इसके बाद हमें पता चलता है कि ये सब असल में एक लड़की का सपना था और ये लड़की कोई स्टूडेंट नहीं बल्कि इस कॉलेज की एक लेक्चरर है और उसका नाम है अवंतिका। अब सपने से जागते ही अवंतिका देखती है कि कॉलेज में अफरा तफरी मची हुई है और लड़कियां इधर उधर भाग रही हैं और तभी उसे पता चलता है कि उसके सपने जैसा हादसा अभी अभी सच में हुआ है। यानी कॉलेज की ही एक श्वेता नाम की लड़की नीचे गिरकर मर गई है। मतलब अवंतिका ने अपने सपने में जो देखा वो असल में श्वेता के साथ हुआ था, बस सपने में वो खुद उसकी जगह थी। और ये बात बहुत ही अजीब होती है, पर अवंतिका इस चीज पर ज्यादा गौर नहीं करती। उसे लगता है कि उसका सपना और ये सब महज एक इत्तेफाक होगा। और भी अजीब बात ये है कि 2 हफ्तों में कॉलेज में ये दूसरी मौत थी, क्योंकि पिछले हफ्ते मुकेश नाम के एक लड़के ने वॉशरूम में अपनी नस काटकर खुद को खत्म कर लिया था। अब इन घटनाओं से कॉलेज का नाम खराब हो रहा था और मीडिया वाले कॉलेज को हॉन्टेड बताने लगे थे। तो इससे कॉलेज के डीन बहुत परेशान हो जाते हैं और वो फौरन एक बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं और पूछते हैं कि भूत प्रेत की बातें मीडिया तक कैसे पहुंच रही हैं। तो बोर्ड मेंबर्स बताते हैं कि ये उनके कॉम्पिटिटर KRM कॉलेज वालों का काम है। वही लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं और TRP के चक्कर में मीडिया इसे और उछाल रही है। ये सुनकर डीन कहते हैं कि 3 महीने में एकेडमी ईयर खत्म होने वाला है। अगर इन अफवाहों को जल्द ही नहीं रोका गया तो नए एडमिशन्स पर बुरा असर पड़ेगा। इस तरह अब वो बोर्ड से सोल्यूशन पूछने लगते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए। तो कोई कहता है कि तांत्रिक बाबा को बुलाओ, कोई कहता है चर्च के फादर को बुलाओ। लेकिन डीन को ये आइडियाज पसंद नहीं आते। वो कहते हैं कि हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, इसीलिए ऐसे सुपरस्टिशियस लोगों को बुलाना ठीक नहीं। तभी एक मेंबर सजेस्ट करता है कि सर हम एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाते हैं। ये लोग भूत प्रेत की बातें भी करते हैं और साइंस लॉजिक से चीजें सॉल्व भी करते हैं। अब डीन ने पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के बारे में नहीं सुना था, लेकिन ये आइडिया उन्हें ठीक लगता है। जिसके बाद ये तय होता है कि मुंबई से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया जाएगा। इसके बाद अब कहानी मुंबई में शिफ्ट होती है, जहां हम रूबिन नाम के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को देखते हैं, जो एक छोटी बच्ची की आत्मा दिया से डील कर रहा होता है। अब दिया की कुछ टाइम पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो गई थी, जिसके चलते उसके मॉम डैड ने परेशान होकर रूबिन को बुलाया था। अब रूबिन अपने डिवाइस से दिया से बात करता है और पूछता है कि दिया क्या बात है, तुम अपने मॉम डैड को क्यों परेशान कर रही हो। तो दिया बताती है कि वो उनसे बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी गुड़िया को बाहर फेंक दिया था। तो ये पता चलते ही रूबिन उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी डॉल वापस लाएगा। इसके बाद वो उस डॉल को लाकर दिया के मॉम डैड को देता है और कहता है कि आपने इसे फेंक दिया था, इसलिए दिया को लगा कि आप उसे भूल गए हैं, जिससे वो नाराज थी। लेकिन अब वो शांत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब इस मैटर को सॉल्व करने के बाद रूबिन को हॉली एंजल्स कॉलेज से कॉल आता है और वो मुंबई से मुन्नार के लिए निकल जाता है। यहाँ कॉलेज पहुंचकर वो डीन से मिलता है, जो उसे सारा मामला बताते हैं और कहते हैं कि चेयरमैन ने सिर्फ 10 दिन दिए हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए और वो चाहते हैं कि तुम ये रिपोर्ट दो कि कॉलेज हॉन्टेड नहीं है। लेकिन रूबिन कहता है मैं सिर्फ सच ढूंढूंगा, जो भी होगा वही बताऊंगा। डीन इस बात को सीरियस नहीं लेते, क्योंकि वो पहले से ही मानकर बैठे होते हैं कि कॉलेज में कोई भूत नहीं है। इसलिए वो चेयरमैन को भी कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि मैंने सब संभाल लिया है, जल्द ही मैटर सॉल्व हो जाएगा। मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया है, वो सही रिपोर्ट बनाकर दे देगा कि कोई भूत वूत नहीं है कॉलेज में। खैर अब वो रूबिन की गेस्ट हाउस में रहने की अरेंजमेंट करवाते हैं, जहां आरोग्यम नाम का एक आदमी उसे लेकर जाता है। अब रास्ते में आरोग्यम पूछता है कि सर आप क्या काम करते हैं। तो रूबिन बताता है कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। अब आरोग्यम इसका मतलब समझ नहीं पाता, तो रूबिन पूछता है अच्छा बताओ तुम भूत प्रेत को मानते हो क्या। तो आरोग्यम कहता है हाँ सर मानता तो हूँ, मेरे लैंडलॉर्ड की बेटी को किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया था, वो सीन बहुत डरावना था। तो रूबिन बताता है कि बस फिर यही मान लो कि मेरा काम भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें मुझे भूतों का पता लगाना होता है। इसी बीच वो डीन को कॉल करके कहता है कि सर जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत होगी, इसलिए आप आरोग्यम को मेरा असिस्टेंट बना दीजिए। डीन उसकी बात मान जाता है, लेकिन ये सुनकर आरोग्यम परेशान हो जाता है कि वो अब गलत फंस गया। अब अगले दिन से रूबिन स्टूडेंट से बात करता है और वो यहाँ मुकेश और श्वेता के बारे में सभी से पूछता है। तो श्वेता की दोस्त बताती है कि वो बहुत फन लविंग थी, हमेशा मस्ती करती थी, लेकिन कुछ टाइम से परेशान रहने लगी थी और चुप चुप रहा करती थी। कभी कभी तो जरा सी आवाज से इरिटेट होकर गुस्सा करने लगती थी। इन्हीं बातों के बीच में रूबिन श्वेता की डेस्क को देखता है, जहाँ उसने पेन से खुरचकर एक अजीब सा सिंबल बनाकर रखा था। साथ में उसे ये भी पता चलता है कि श्वेता की
मौत के बाद से अवंतिका नाम की टीचर 2 दिनों से क्लास नहीं ले रही है और वो छुट्टी पर थी। ये जानकर रूबिन को अवंतिका पर थोड़ा सा शक होता है, इसीलिए वो उससे बात करने जाता है। लेकिन ज्यादा सवाल जवाब से अवंतिका चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो या क्राइम इन्वेस्टिगेटर। तो रूबिन कहता है फिलहाल तो बस इन्वेस्टिगेटर हूँ, जब तक कोई पैरानॉर्मल लिंक ना मिले। तो अवंतिका कहती है कि मैं इन चीजों को नहीं मानती, भूत प्रेत कहानियों में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं होते, और मैं तो भगवान को भी नहीं मानती। ये सब दिमाग का खेल है, इसीलिए मैं इस पर थीसिस भी लिख रही हूँ, क्रॉनिकल्स ऑफ हेलुसिनेशंस, और उसी थीसिस के चलते मैंने छुट्टी ले रखी है। इसके बाद रूबिन पुलिस स्टेशन जाकर इस केस की फाइल्स को स्टडी करने लगता है। वो नोटिस करता है कि मौत के वक्त मुकेश और श्वेता दोनों के कानों से खून निकल रहा था। वो सोचता है कि श्वेता का सिर जमीन से टकराया था तो उसके कान से खून निकलना समझ में आता है, लेकिन मुकेश ने तो अपनी नस काटी थी, फिर उसके कान से खून क्यों निकला? तो ये बात उसे बहुत अजीब लगती है। और इसी बीच जब वो उनकी डेड बॉडीज को देखता है तो और हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके जबड़े और पैर दोनों टेढ़े हो गए थे, जैसे किसी ने उसे मरोड़ा हो, और ऊपर से उनकी बॉडीज बहुत तेजी से डिकम्पोज हो रही थी। अब रूबिन ये देखकर डॉक्टर से इसका मेडिकल एक्सप्लेनेशन पूछता है, तो डॉक्टर कहता है कि मेरे पास इसका कोई जवाब तो नहीं है, मैंने खुद ऐसा केस पहली बार देखा है। तभी रूबिन दोनों बॉडीज पर वही मार्क नोटिस करता है जो उसने श्वेता की डेस्क पर देखा था। अब रूबिन समझ जाता है कि ये जरूर एक पैरानॉर्मल केस है, इसलिए फाइनली वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को पैरानॉर्मल एंगल से शुरू कर देता है। इसके बाद वो अपने डिवाइसेस से हर जगह सुपरनैचुरल एनर्जी डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, टॉयलेट से लेकर केमिस्ट्री लैब तक, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो गर्ल्स हॉस्टल को चेक करने का फैसला करता है और साथ में श्वेता के रूम के बाहर कैमरा लगाकर वो आरोग्यम को मॉनिटर करने के लिए कहता है कि कुछ दिखे तो मुझे फौरन बताना। इसके बाद वो खुद श्वेता के रूम में जाता है, जहाँ उसे एक एयर ड्रॉप मिलती है। तभी रूम के बाहर से उसे किसी के चलने की आवाज आती है, और जब रूबिन उन आवाजों का पीछा करता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। इसी दौरान एक बंद रूम का दरवाजा हिलने लगता है, जैसे कोई उसे अंदर से धक्का दे रहा हो। वहीं दूसरी तरफ आरोग्यम उस स्क्रीन पर किसी भूत को देख लेता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। इधर रूबिन को फिर से कदमों की आहट सुनाई देती है, और जैसे ही वो पलटकर देखता है तो उसे एक भयानक शक्ल दिखती है, लेकिन तभी रूबिन उसे एक चांटा मार देता है और हमें पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि कॉलेज की स्टूडेंट है, और ये प्रैंक असल में अवंतिका का आइडिया था। तो रूबिन अब उस लड़की को पकड़कर अवंतिका से बात करने जाता है, और उधर डरा हुआ आरोग्यम रूबिन और उस लड़की को सामने से आता हुआ देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि अरे बाप रे, सर ने सच में भूत पकड़ लिया। तभी रूबिन अवंतिका से कहता है, अगर तुम्हें मेरे काम पर यकीन नहीं है तो ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे अपना काम करने दो। अब इन्हीं बातों के बीच में रूबिन को अपनी ईएमएफ डिवाइस पर रीडिंग मिलती है, लेकिन ईएमएफ हर तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पकड़ता है, इसलिए रूबिन सोचता है कि शायद ये मोबाइल सिग्नल्स की वजह से रीडिंग दे रहा है। इसलिए वो अवंतिका से कहता है कि मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, प्लीज अपना फोन स्विच ऑफ कर दो, मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो अवंतिका कहती है, इसका मतलब तुम मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब करोगे, और ऐसा कहकर वो अपना फोन ऑफ करने से मना कर देती है। वेल, अब कहानी आगे बढ़ती है, जिसके बाद रूबिन पुलिस स्टेशन से श्वेता का फोन मंगवाता है और उसकी फाइल्स चेक करने लगता है। यहाँ उसे एक ग्रुप सेल्फी मिलती है जिसमें श्वेता और मुकेश के साथ दीपिका नाम की एक लड़की भी होती है। इन तीनों के सिर पर एक रेड हॉर्न वाला स्टिकर लगा होता है, लेकिन रूबिन एक चौथा स्टिकर भी नोटिस करता है जो शायद किसी स्पिरिट का भी हो सकता था। अब वो फौरन अवंतिका को फोटो दिखाकर पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि ये फोटो कहाँ ली गई होगी? अवंतिका कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो दीपिका को इसके बारे में पूछने के लिए कॉल करती है, पर उसका फोन बंद होता है। इसके बाद उसके दोस्तों से पता चलता है कि दीपिका शायद अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ होगी। अब अवंतिका सभी से राकेश का नंबर मांगती है, लेकिन किसी के पास नंबर नहीं होता। हालांकि कुछ दोस्त उसका एड्रेस बता देते हैं, लेकिन इसी दौरान रूबिन कुछ अजीब देखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि अवंतिका अनजाने में वही साइन ड्रॉ करने में लगी है जो उसने श्वेता और मुकेश के हाथों पर देखा था, पर अभी वो उससे कुछ नहीं कहता और सीधा राकेश के एड्रेस पर जाता है जो उसे अवंतिका ने दीपिका के दोस्तों से पूछकर दिया था। अब वहाँ पहुँचकर राकेश के दोस्त रूबिन को बताते हैं कि दीपिका कल सुबह यहाँ आई थी, लेकिन फिर रात में राकेश के साथ निकल गई और अभी दोनों का फोन बंद है। इसके बाद रूबिन राकेश का रूम चेक करता है और वहाँ भी उसे एक ईयर ड्रॉप और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नोट मिलता है। अब वो उस डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है, तो डॉक्टर बताता है कि दीपिका ने कहा था कि 10 दिनों से उसके कानों में दर्द हो रहा है और उसे चमगादड़ों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब मैंने ऐसा पहली बार सुना था और ऊपर से उसके टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला, लेकिन जब टेस्ट के दौरान भी उसे वो दर्द शुरू हुआ तो वो कह रही थी कि डॉक्टर मुझे मार दो, मैं इन आवाजों को नहीं सुन सकती।
फिर मैंने उससे बात करके उसको थोड़ा रिलैक्स किया और फिर ये एयर ड्रॉप्स दे दी। इस तरह रूबिन समझ जाता है कि दीपिका की जान अब खतरे में है। वो फौरन डीन के पास जाकर कहता है दीपिका मिसिंग है, इसलिए हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। पर डीन इसके लिए मना करते हुए कहता है कि इससे मीडिया को खबर लग जाएगी, जिससे कॉलेज की रेपुटेशन पर सवाल उठने लगेंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। इसके बाद अब रूबिन अवंतिका से मदद मांगता है तो अवंतिका कहती है कि मैं इसमें क्या मदद कर सकती हूँ, मुझे तो अपनी थीसिस कंप्लीट करनी है क्योंकि कल प्रेजेंटेशन है। ये सुनकर रूबिन कहता है कि किसी की जान का सवाल है और तुम्हें काम की पड़ी है। तो वो कहती है मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, जब तुमने फोन ऑफ करने को कहा था तो मैंने गुस्से में मना जरूर किया था, लेकिन डोर बंद करते ही मैंने फोन भी ऑफ कर दिया था ताकि तुम अपना काम कर सको। ये सुनकर रूबिन को याद आता है कि डोर बंद होने के बाद भी उसे सिग्नल मिल रहे थे। इससे वो समझ जाता है कि उस वक्त कोई एंटिटी अवंतिका के रूम में मौजूद थी और उसका अनजाने में साइन ड्रॉ करना भी यही दिखाता है कि कोई एंटिटी उससे जुड़ी है और उसे उसके बारे में पता नहीं। इसके बाद वो अवंतिका से कहता है कल प्रेजेंटेशन के बाद मुझसे मिलना, कुछ जरूरी बात करनी है। उधर दीपिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमकर हॉस्टल लौट आती है और गार्ड उसे देखते ही फौरन रूबिन को कॉल करता है। रूबिन ये सुनते ही हॉस्टल के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी वहाँ दीपिका को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसके बाद उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं और हाथ पर वही साइन ड्रॉ होने लगता है। ठीक इसी मोमेंट पर अवंतिका को सपना आता है जिसमें वो खुद को पेड़ से लटकता हुआ देखती है। अब वो सोचती है कि ये बात उसे फौरन रूबिन को बतानी चाहिए, लेकिन तभी उसका सेल्फ ईगो बीच में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इसमें रूबिन सही साबित हो जाएगा और उसकी थीसिस गलत। इसके बाद जब रूबिन हॉस्टल पहुंचता है तो देखता है कि दीपिका की लाश पेड़ से लटक रही होती है और इससे उसे एक बात साफ हो जाती है कि ये लोग परेशान होकर खुद को नहीं मार रहे थे, बल्कि कोई एंटिटी उन्हें मार रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां हम किसी अनजान जगह पर एक शमन को देखते हैं। खैर, अगली सुबह जब फॉरेंसिक वाले दीपिका की बॉडी को ले जा रहे होते हैं तो रूबिन उसके हाथ पर वही साइन नोटिस करता है। तभी उसे चर्च के घंटे की आवाज सुनाई देती है और अचानक उसका ध्यान एक पुरानी बिल्डिंग की तरफ जाता है। यहाँ आरोग्यम से उसे पता चलता है कि वो बिल्डिंग असल में एक पुरानी लाइब्रेरी है, जबकि कॉलेज में इस वक्त 2 लाइब्रेरीज हैं, एक नई और एक पुरानी। फिर जब रूबिन उस पुरानी लाइब्रेरी को चेक करता है तो वहाँ वो उसी सिंबल की शैडो को देखता है जो विंडो के डिजाइन से बन रही थी, जिसे देखकर रूबिन समझ जाता है कि असल में कॉलेज हॉन्टेड नहीं है बल्कि लाइब्रेरी हॉन्टेड है। फिर वो वहाँ के वर्कर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि श्वेता, मुकेश और दीपिका अक्सर रात में चोरी छुपे यहाँ दारू पार्टी करते थे। रूबिन उस जगह को देखकर समझ जाता है कि वो ग्रुप सेल्फी भी यहीं ली गई थी और यहीं से कोई एंटिटी उनके पीछे लग गई होगी। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि अवंतिका भी कई बार यहाँ अपनी थीसिस पर काम करने आती थी। अब दूसरी तरफ अवंतिका अपनी थीसिस प्रेजेंटेशन दे रही होती है कि तभी स्क्रीन पर उसे तीनों स्टूडेंट्स के डेथ वाले सीन दिखाई देते हैं, जिससे वो थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि ये सब महज उसका हेलुसिनेशन था। पर फिर वो ये सब इग्नोर करके अपने लेक्चर को कंप्लीट करती है। इसके बाद वो रूबिन से मिलने जाती है जैसा तय हुआ था। यहाँ रूबिन उसे रात 12 बजे के बाद पुरानी लाइब्रेरी में बुलाता है, लेकिन अवंतिका ये कहते हुए मना कर देती है कि मेरा इन सब में कोई लेना देना नहीं है। तो रूबिन कहता है लेना देना नहीं है तो कल 12:15 पर मिस्ड कॉल क्यों दिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि कल दीपिका का सपना जब अवंतिका को आया था तो उसने पहले रूबिन को कॉल मिलाया था, पर ईगो बीच में आने की वजह से वो कॉल बीच में ही काट दिया था। तो यहाँ रूबिन पूछता है कि जब तुमने कॉल किया था दीपिका की मौत भी उसी टाइम पर हुई थी, तो बताओ इन हत्याओं के बारे में क्या जानती हो। तो अवंतिका कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर रूबिन कहता है मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन जो स्पिरिट्स तुम्हारे आसपास हैं वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। तो इसके बाद अवंतिका चिढ़कर कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैं ये सब नहीं मानती, और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर तभी रूबिन उसका हाथ पकड़कर दिखाता है कि उस पर किसी एंटिटी की हथेली का निशान था। वो कहता है कि अब कोई जवाब है तुम्हारे पास। तो अवंतिका बिना कुछ कहे जाने लगती है। रूबिन फिर कहता है प्लीज अपना ईगो साइड में रखो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आज रात लाइब्रेरी आ जाना। लेकिन वो एक नहीं सुनती और मना करके चली जाती है। लेकिन जब रात में रूबिन लाइब्रेरी में डिवाइसेस लगाने लगता है तभी शॉकिंगली अवंतिका आ ही जाती है। ये देखकर रूबिन कहता है थैंक्स फॉर कमिंग, पर अवंतिका जवाब देती है मैं यहाँ तुम्हें गलत साबित करने आई हूँ कि तुम्हारे ये सब करने से कुछ नहीं होगा। अब रूबिन उसके सर पर डिवाइस लगाकर उसे चेयर पर बिठाता है और उसका एक हाथ हथकड़ी से बांध देता है। फिर एक पेंडुलम चलाकर वो उससे कहता है इस पर फोकस करो। अब थोड़ी देर में अवंतिका को तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो उस डिवाइस को नोचकर हटा देती है और हथकड़ी खोलते हुए कहती है ये सब बकवास है, मुझे नहीं करना। लेकिन तभी एक डिवाइस बीप करने लगता है और रूबिन तुरंत उस आत्मा से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम जो कोई भी हो, जो पूछूंगा हाँ या ना में जवाब देना। हाँ के लिए 1 बीप और ना के लिए 2 बीप। इसके बाद वो पूछता है क्या तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो जवाब में 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बीप मिलती हैं। इसके बाद वो दोबारा ट्राई करता है, लेकिन हर बार 2 से ज्यादा बीप्स ही मिलती हैं।
कभी 3, कभी 4। ये देखकर रूबिन को शक होता है कि कहीं यहाँ एक से ज्यादा स्पिरिट्स तो नहीं। इसलिए वो पूछता है क्या यहाँ एक से ज्यादा स्पिरिट्स हैं? तो ऐसा पूछते ही अचानक सारे डिवाइसेस बीप करने लगते हैं और टोटल 42 डिवाइस सिग्नल्स देते हैं। ये देखकर रूबिन को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ टोटल 42 आत्माएं हैं, जिसमें से एक तो उसे थर्मल कैमरे में अवंतिका की बगल वाली चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है। अब रूबिन उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अवंतिका को कुछ मत करना। इसके बाद वो अवंतिका को भी ज्यादा मूव करने से मना करता है, लेकिन ये सब देखकर पैनिक में अवंतिका खुद को फ्री करके जाने लगती है और ऐसा करते ही सारी स्पिरिट्स एक साथ उससे चिपट जाती हैं। फिर अगले ही पल उसकी चेयर हवा में फ्लोट करके नीचे गिर जाती है और वहाँ की लाइट चली जाती है। अब सारी लड़कियाँ डर से चिल्लाने लगती हैं, लेकिन रूबिन उन्हें शांत करता है और ग्लोइंग स्टिक ऑन करता है। अब वो देखता है कि आत्माओं ने अवंतिका को पकड़कर झूमर से लटका रखा था, लेकिन वो उसे छोड़कर नीचे गिरा देती हैं। इसके बाद सब उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्माएं उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाती हैं। फिर जब अवंतिका मिलती है तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके कंट्रोल करने के लिए हाथ पैर बांधकर बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ता है। अब जब ये सारी बातें रूबिन डीन को बताता है तो वो बताता है कि इसका मतलब सारी गड़बड़ की जड़ ये अवंतिका थी, लेकिन रूबिन कहता है मेन रूट कॉज अवंतिका नहीं, लाइब्रेरी है। असल में वो हॉन्टेड है। लेकिन डीन उसकी नहीं सुनता और कहता है आपका काम खत्म, अब आप जा सकते हो। पर रूबिन का काम खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वो उस रात की आईवीपी रिकॉर्डिंग सुनता है। लेकिन उसके करियर में पहली बार उसे आत्माओं की आवाज समझ में नहीं आती, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि इनसे कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन तभी उसे फिर से चर्च का घंटा सुनाई देता है, जो वो कई बार पहले भी सुन चुका था। पर वो एक चीज और नोटिस करता है कि उसने कभी कॉलेज में कोई चर्च बेल नहीं देखी। इसलिए वो आरोग्यम से पूछता है कॉलेज में चर्च बेल कहाँ है? तो आरोग्यम कहता है यहाँ कोई बेल नहीं है। तो रूबिन कहता है तो ये घंटे की आवाज कहाँ से आ रही है? तो आरोग्यम कहता है मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कौन सा घंटा? तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये आवाज सिर्फ रूबिन को ही सुनाई दे रही थी और वो भी इससे हैरान था। इसके बाद वो फिर से लाइब्रेरी जाता है और तभी मुंबई से उसे उसके असिस्टेंट दीपक का कॉल आता है। दीपक उससे कहता है तुमने जो लाइब्रेरी की फोटोज भेजी थी वो किसी चर्च जैसी दिखती हैं। देखने से लगता है कि वो पहले चर्च रहा होगा, बाद में लाइब्रेरी बना है। ये सुनकर रूबिन समझ जाता है कि वो स्पिरिट्स शुरू से उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए उसे वो बार बार घंटे की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद वहाँ उसे एक पुराने पियानो को टच करते ही एक टोन सुनाई देती है और उसकी फ्रीक्वेंसी से मिट्टी पर एक पैटर्न बन जाता है, जैसा क्लॉडनी प्लेट एक्सपेरिमेंट में होता है। अब रूबिन उस एक्सपेरिमेंट से पैटर्न बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सोचता है कि आत्माओं के मैसेज को समझने के लिए उनकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी, जैसे रेडियो में चैनल सेट करना पड़ता है। इसलिए अब वो कई सारी फ्रीक्वेंसीज ट्राई करता है और फिर उसे फाइनली 444 फ्रीक्वेंसी पर वही पैटर्न बनता हुआ दिख जाता है। अब रूबिन जब रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि इसे गॉड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो साउंड थेरेपी में भी यूज होती है। पर अब इसमें आगे बढ़ने के लिए उसे उस म्यूजिक को समझना था जो उसने लाइब्रेरी में सुना था। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि रूबिन को असल में म्यूजिक से नफरत है, लेकिन वो फिर भी अपने इश्यू को साइड में रखकर नोट्स लिखता है और फादर से जाकर पूछता है कि क्या ये म्यूजिक चर्च में यूज होती है। तो फादर मना करते हैं कि नहीं, ये धुन चर्च में नहीं है। इसी दौरान जब फादर को पता चलता है कि रूबिन होली एंजल्स कॉलेज से है, तो वो उस पर भड़कते हुए कहते हैं कि पहले पता होता तो तुम्हें चर्च में घुसने ही नहीं देता, क्योंकि उस कॉलेज का संबंध अब शैतान से है। इस तरह वो रूबिन को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। फिर रूबिन निराश होकर जाने लगता है, लेकिन तभी एक पेपर अपने आप उड़कर ग्लास पर चिपक जाता है। अब रूबिन धीरे धीरे इन आत्माओं के इशारे समझने लगता है और वो अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी 444 पर सेट कर देता है। इसके बाद आत्माएं उसे इंडिकेटर के जरिए गाइड करने लगती हैं और वो उनके पीछे पीछे एक जंगल तक पहुंच जाता है। वहाँ थोड़ा आगे जाने पर उसे एक चाचा दिखते हैं जो कॉफिन बना रहे होते हैं। अब वो चाचा रूबिन को देखकर कहते हैं बताओ मैन, तुमको क्या मांगता है? तो रूबिन उन्हें वो नोट्स दिखाकर पूछता है आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? तो चाचा बताते हैं ये बात 34 साल पहले की है, जब कॉलेज चेयरमैन की वाइफ डायना हर संडे चर्च जाती थी। फिर एक दिन उसे वहाँ एक डिसेबल्ड बच्चा मिला, लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्चा अनाथ नहीं था, बल्कि उसके माँ बाप उसे जानबूझकर छोड़ गए थे और ये जानकर डायना को बहुत बुरा लगा था। चाचा बताते हैं कि बाद में सभी डायना से उस बच्चे को ऑर्फनेज में भेजने को कहते थे, लेकिन डायना उल्टा उसे गोद ले लेती है और इतना ही नहीं, वो ऐसे 42 और बच्चों को गोद ले लेती है जिन्हें उनके माँ बाप ने छोड़ दिया था और इसी तरह वो चर्च को ऑर्फनेज में बदल देती है। चाचा आगे बताते हैं डायना एक म्यूजिशियन थी और वो म्यूजिक थेरेपी से बच्चों को हील करती थी
और ये धुन उसने खास उनके लिए ही बनाई थी और बच्चों पर इसका अच्छा असर पड़ रहा था। वो इम्प्रूव कर रहे थे। लेकिन फिर पता नहीं कैसे ऑर्फनेज को किसी शैतान की नजर लग गई। बच्चे अचानक बीमार पड़कर मरने लगे और डायना कुछ नहीं कर पाई। फिर एक एक करके सारे बच्चे खत्म हो गए और फिर ऑर्फनेज को लाइब्रेरी में बदल दिया गया। इसके बाद चाचा रूबिन को बच्चों की कब्रें भी दिखाते हैं। तो रूबिन पूछता है, फिर डायना मैम का क्या हुआ? तो चाचा कहते हैं, उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। अब उनके पति डैनियल को ही पता होगा कि वो कहाँ हैं। लेकिन रूबिन को यहाँ पर कहानी में कुछ गड़बड़ लगती है, क्योंकि अगर बच्चे बीमारी से मरे तो उनकी आत्माएं वेंजफुल कैसे बन गई। इसीलिए वो चाचा से उन सारी कब्र को खोदकर उनकी बॉडीज दिखाने की बात करता है। लेकिन चाचा ये कहकर मना कर देते हैं कि मरने के बाद उन्हें डिस्टर्ब मत करो। ये सुनकर अब रूबिन वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो सोचता है कि 34 साल से ये आत्माएं कब्रों में चैन से सो रही थी। लेकिन हाल ही में ऐसा क्या हुआ कि वो जाग गई और बदला ले रही हैं? इसमें सिर्फ डायना ही कुछ बता सकती है और उसके बारे में डैनियल जानता है। ये सुनकर आरोग्यम बताता है, डैनियल सर तो लंदन में रहते हैं और हर 3-4 साल में कॉलेज विजिट करने इंडिया आते हैं। खैर, इसके बाद रूबिन अवंतिका को देखने हॉस्पिटल जाता है, जो पहले से ठीक लग रही थी। रूबिन उसे बताता है कि मेरी माँ एक म्यूजिशियन थी, उन्होंने मुझे म्यूजिक सिखाया था। लेकिन जब वो बीमार हुई तो उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लगा था। डैड ने मुझे उनका ध्यान रखने को कहा और फिर वो दवा लेने चले गए। इस बीच वो सिलेंडर खत्म हो गया और मेरी माँ का दम घुटने लगा। उन्हें उस वक्त मेरी मदद चाहिए थी, लेकिन मैं दूसरे रूम में पियानो बजा रहा था, जिससे वो तड़प तड़प कर मर गई और बाद में मुझे बहुत गिल्ट हुआ, इसलिए मुझे अब म्यूजिक से नफरत हो गई है। वो आगे कहता है, एक दिन उनकी आत्मा ने कहा कि ये मेरी गलती नहीं थी, लेकिन म्यूजिक का ट्रॉमा अभी तक नहीं गया और अब मैं चाहकर भी म्यूजिक प्ले नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ चाचा कुछ सोचकर बच्चों की कब्रें खोदने लगते हैं, क्योंकि रूबिन की बातों से वो भी कुछ शक में होते हैं। लेकिन जब वो वहाँ खोदते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजली वहाँ बॉडीज नहीं बल्कि चमगादड़ों से भरा ढेर मिलता है। तभी उन्हें अचानक चमगादड़ों की आवाजें सुनाई देती हैं और कोई इनविजिबल फोर्स उन पर अटैक कर देती है। इधर हॉस्पिटल में अवंतिका सो रही थी और रूबिन की भी आंखें लग गई होती हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग ऑन करके सोया था। और तभी अवंतिका को फिर से दौरा पड़ता है और उसे एक विजन दिखता है, जिसमें किसी पेशेंट का इलाज चल रहा था और वो भी उसमें शामिल थी। अब रूबिन उसे देखने जाता है तो उसे उसके चेहरे पर डायना का चेहरा दिखता है, जो कुछ डिस्टॉर्टेड वॉइस में उससे कुछ कहती है। और फिर अचानक अवंतिका नॉर्मल होकर जाग जाती है। वो बताती है कि मैंने विजन में अपनी एक पुरानी पेशेंट को देखा, वो इसी हॉस्पिटल में थी। इसके बाद रूबिन उस डिस्टॉर्टेड ऑडियो को दीपक को सेंड करके उसे डिकोड करने को कहता है और फिर वो दोनों उस पेशेंट को देखने जाते हैं जिसे अवंतिका ने विजन में देखा था। लेकिन अवंतिका देखती है कि वो पेशेंट अब अपने रूम में नहीं थी, यानी शायद वो हाल ही में शिफ्ट हुई थी। पर तभी आत्माएं पैरानॉर्मल एक्टिविटी से उन्हें गाइड करती हैं और दोनों उस रूम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ अवंतिका रूबिन को बताती है कि इसका नाम जेनिफर है और इसे मैंने विजन में देखा था। ये 5 साल से कोमा में थी, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट से ये होश में आई थी, पर सीनियर डॉक्टर ने एनेस्थीसिया देकर सब गड़बड़ कर दिया। मैंने उस वक्त उनसे बहुत मना किया, पर वो नहीं माने। इसी बीच रूबिन रिवील करता है कि इसका नाम जेनिफर नहीं डायना है और ये कॉलेज चेयरमैन की वाइफ है। ये उन 42 अनाथ बच्चों की माँ है जिनकी आत्माएं सबको मार रही हैं। इसके बाद वो रजिस्टर चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि ट्रेनिंग के दौरान श्वेता, मुकेश और दीपिका की ड्यूटी यहीं पर लगी थी। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सीनियर डॉक्टर के कहने पर वो तीनों भी डायना को बार बार एनेस्थीसिया की हेवी डोज दे रहे थे। अब रूबिन कहता है, डायना 5 नहीं बल्कि 34 साल से कोमा में थी। कोई बड़ा राज छुपाया जा रहा है और मेरे हिसाब से वो सीनियर डॉक्टर भी इसमें मिला हुआ है। मुझे लगता है कि शायद डायना कोमा से बाहर आई होगी, लेकिन उसे मारने के लिए रिपीटेड डोज दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई और अब इसका बदला वो बच्चे ले रहे हैं। ये सुनकर अवंतिका कहती है, डायना मरी नहीं, वो जिंदा है, बस कोमा में है। लेकिन रूबिन बहस करता है, नहीं वो मर चुकी है, ये फर्जी दिखावा है। और ऐसा कहते हुए वो लाइफ सपोर्ट हटाने लगता है, पर तभी उसके सर पर कोई जोर से वार करता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये काम असल में वहाँ के गार्ड का था। अब इसके बाद रूबिन को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ वो ऑफिसर से बहस करता है कि डायना मर चुकी है और वो उसकी डेड बॉडी है। सारे डॉक्टर्स मिलकर सभी को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन ये सुनकर ऑफिसर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है, पर शॉकिंगली उस थप्पड़ की गूंज ऑफिसर के कानों में सुनाई देती है। ये देखकर रूबिन समझ जाता है कि ये बच्चों की आत्माओं का काम है जो उसकी मदद कर रही हैं। फिर ऑफिसर उस बाथरूम में जाता है जिसके अंदर से उसकी चीख सुनाई देती है और उसके कान से खून निकलने लगता है, जिसके बाद उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उधर रूबिन की बात एक सीनियर ऑफिसर तक पहुंचती है कि डायना मर चुकी है और जानबूझकर जिंदा दिखाई जा रही है। अब वो ऑफिसर इसके बारे में डेनियल से बात करना चाहता था, लेकिन वो कॉलेज जाकर डीन से पूछता है तो डीन उसे बताता है डेनियल सर लंदन में रहते हैं और कभी कभार ही इंडिया आते हैं।
तो ऑफिसर कहता है, मुझे उनसे अर्जेंट बात करनी है, इसलिए मुझे बताओ कि उन्हें इंडिया कैसे बुलाएं। तो डीन मजाक में कहता है, ऐसे तो वो नहीं आएंगे, शायद मेरी मौत की खबर सुनकर वो तुरंत आ जाएं, क्योंकि मैं उनका पुराना बिजनेस पार्टनर हूँ। लेकिन ये बात आत्माएं भी सुन लेती हैं और ऑफिसर के जाते ही वो डीन का भी काम तमाम कर देती हैं। इधर रूबिन जंगल जाता है तो उसे चाचा की लाश मिलती है और उनके हाथ में वही चमगादड़ों से भरा जार होता है। ये देखकर रूबिन समझ जाता है कि ऐसे जार ब्लैक मैजिक में यूज होते हैं, यानी किसी ने बच्चों की बॉडीज हटाकर ये जार रखे थे ताकि कब्र खोदने वाला जब सच्चाई जानने की कोशिश करे तो वो ब्लैक मैजिक से मर जाए। लेकिन यहाँ उसे याद आता है कि ये तो मैक्सिकन स्टाइल का ब्लैक मैजिक था, तो आखिर ये मैजिक इंडिया में क्या कर रहा है। इस तरह अब वो उस जार को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ चेयरमैन डैनियल लंदन से लौट आता है। अब आरोग्यम रूबिन को कॉल करके बताता है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डायना के जिंदा लौटने का चांस नहीं है, इसलिए वो डैनियल से वेंटिलेटर हटाने की परमिशन मांग रहे हैं और डैनियल ने भी इसकी परमिशन दे दी है। उधर हम देखते हैं कि कोई उस शमन को कॉल करके बताता है कि रूबिन के पास वो जार है, तो वो शमन कहती है कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद वो चमगादड़ों से रूबिन पर अटैक करवाती है, जिससे रूबिन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जार गाड़ी से निकलकर अपने आप नष्ट हो जाता है, जिससे रूबिन भी समझ जाता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है ताकि वो सच्चाई ना जान पाए। खैर, अब रूबिन को कुछ याद आता है कि कुछ केस में एनेस्थीसिया के पेशेंट्स को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है और यही आता है इस मूवी का ट्विस्ट, जब वो अवंतिका को बताता है कि हम दोनों ही गलत थे, डायना ना मरी है ना कोमा में है, बल्कि वो आउट ऑफ बॉडी स्टेट में है, यानी उसकी आत्मा यही है और वो स्पिरिट वर्ल्ड और अपने बच्चों को देख सकती है। लेकिन ममता की वजह से वो उस स्पिरिट स्टेट में रुकी हुई है, इसलिए हमें उसे वापस लाना होगा, वो भी जल्दी, क्योंकि आरोग्यम ने मुझे बताया है कि 2 घंटों में उसका वेंटिलेटर हट जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि किसी को इस चीज की और भी जल्दी थी, इसलिए वो डॉक्टर को कॉल करके अभी वेंटिलेटर हटाने को कहता है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ऐसा करने वाला होता है कि तभी उसे दूसरी कॉल आती है और स्ट्रेंजली वो डायना की होती है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो टेंशन में कॉल रिसीव करता है और वो कॉल सुनते ही उसके ईयर ड्रम फट जाते हैं और वो भी मारा जाता है। उधर रूबिन और अवंतिका डायना को बचाने हॉस्पिटल पहुंचते हैं और तभी दीपक कॉल करके रूबिन को बताता है कि मैंने वो रिकॉर्डिंग डिकोड कर ली है और उसमें किसी नैन्सी डैनियल का नाम बार बार आ रहा है। और यहाँ आता है दूसरा ट्विस्ट, जब हमें पता चलता है कि इन सबके पीछे नैन्सी डैनियल थी, जो असल में डैनियल की दूसरी वाइफ है और वो ही उस मैक्सिकन शमन को कॉल कर रही थी और डॉक्टर से वेंटिलेटर हटाने को भी उसने ही कहा था। उधर डैनियल को भी अब नैन्सी की सच्चाई पता चल जाती है और वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो नैन्सी उसे बताती है कि मैं डायना को हमेशा से कॉम्पिटिटर मानती थी, उसकी म्यूजिक थेरेपी से बच्चे ठीक हो रहे थे और उसे तारीफ मिल रही थी, इसलिए मैंने खुद को और बेहतर साबित करने के लिए अल्ट्रासाउंड थेरेपी शुरू की, जिसमें चमगादड़ों का यूज किया और उसमें ब्लैक मैजिक जोड़ा। इस बीच मैं एक मैक्सिकन शमन से मिली और उसके साथ इस चीज पर काम किया, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट फेल होने लगा और बच्चे उल्टा टॉर्चर होकर मरने लगे। लेकिन डायना ने ये सब देख लिया, इसलिए अपनी सच्चाई छुपाने के लिए मैंने उस पर अटैक किया और उसे कोमा में पहुंचा दिया। इस तरह प्रेजेंट में वो अपनी सच्चाई डैनियल को बता देती है और फिर ब्लैक मैजिक से उसे भी मार देती है। इस तरफ रूबिन और अवंतिका डायना को लेकर लाइब्रेरी जाते हैं, जहां उसकी आत्मा उन बच्चों के साथ मौजूद थी। अब रूबिन उसकी आत्मा से रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ और बच्चों को आपकी जरूरत है, इसलिए अपनी बॉडी में वापस आ जाओ। लेकिन बच्चे उसे जाने से मना करते हैं, इसलिए वो नहीं जाती। तभी अवंतिका को नैन्सी की एक्सपेरिमेंट बुक मिलती है और आखिर में उन दोनों को भी पता चल जाता है कि बच्चों की मौत बीमारी से नहीं बल्कि नैन्सी के बैट वाले एक्सपेरिमेंट से हुई थी। इसलिए बच्चों ने जैसा टॉर्चर झेला वैसा ही टॉर्चर देकर वो उन लोगों को मार रहे थे जो डायना को इस हालत में लाए थे। अब इतने में नैन्सी अपने आदमियों के साथ वहां आ जाती है और डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने लगती है। लेकिन रूबिन और अवंतिका उसे रोकने जाते हैं, जिसके बाद नैन्सी के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं। अब रूबिन एक से लड़ लेता है, लेकिन दूसरा अवंतिका को पकड़कर नैन्सी को सौंप देता है, जिसके बाद नैन्सी उसे बुरी तरह से मारती है और बेहोश कर देती है। अब नैन्सी वापस डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने लगती है, लेकिन बच्चों की आत्माएं उसे रोकने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन नैन्सी ने अपने कान में एक डिवाइस पहनी होती है, इसलिए वो आत्माएं डायरेक्ट उस पर अटैक नहीं कर पाती और वो उस पर बुक्स फेंकने लगती हैं। पर नैन्सी उनकी कमजोरी जानती थी और वो थी चमगादड़ें, इसलिए वो साउंड डिवाइस से हजारों बैट्स को वहाँ पर बुला लेती है, जिसकी आवाज से बच्चों की आत्माओं को तकलीफ होने लगती है और डायना ये सब देख नहीं पाती, पर इस रूप में वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसलिए आखिर में वो बॉडी में वापस जाने का फैसला करती है और इधर रूबिन भी चमगादड़ों से घिरा होता है। लेकिन तभी उसे पियानो दिखता है और वो अपने ट्रॉमा को हराकर पियानो प्ले करता है, जिसमें वो डायना की वही धुन बजाता है जिसे सुनकर बच्चों को राहत मिलती है।
इस बीच नैन्सी फिर से डायना का लाइफ सपोर्ट हटाने जाती है, लेकिन जब तक डायना बॉडी में घुसकर उसका हाथ पकड़ लेती है। इतने में वो बच्चे कमबैक करके नैन्सी को पकड़ते हैं और उसके कान की डिवाइस हटा देते हैं। इसके बाद उल्टा नैन्सी को चमगादड़ों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसके हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, यानी उसी का जादू उस पर चलने लगता है, जिसके बाद उसकी भयानक मौत हो जाती है। इसके बाद डायना वापस अपने मिशन पर लग जाती है और वो नए डिसेबल्ड बच्चों को गोद लेकर उन्हें म्यूजिक थेरेपी देती है। इस केस से आखिर में रूबिन भी अपने ट्रॉमा को हरा देता है और इस तरह ये शानदार मूवी यहाँ पर दी